हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरी, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। आई टुक 1 वीक ब्रेक, आई थिंक आई रियली नीडेड इट, बट वी आर बैक। सो अगर आपको भी अपने साथ हुई कोई क्रीपी इंसिडेंट्स मेरे चैनल पर शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। वेल, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तुमने कभी पहाड़ में ट्रैवल करा है तो तुमने रोड के साइड में टूमस्टोन्स देखे होंगे। टूमस्टोन या फिर जो छोटे से मंदिर होते हैं वो तुमने पक्का देखे होंगे। दे आर जनरली मेड क्योंकि वहां पे किसी की डेथ हुई थी, या तो कार की गिरने की वजह से या फिर किसी और हादसे की वजह से। एंड जनरली गांव के लोग क्या करते हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये टूमस्टोन्स बना देते हैं। पर कहा जाता है कि जो भी ये आत्माएं हैं वो वहां पे फिर भी लिंगर करती है, और कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में भी हुआ था। मेरा नाम सिमरन है और मैं उत्तराखंड पौड़ी से हूँ। ये कहानी मेरी नहीं, मेरे चाचा की है, वो भी उन दिनों की जब वो कॉलेज जाया करते थे। मेरे चाचा जी को मोटरसाइकिल का बड़ा शौक था और उन्होंने यहीं उत्तराखंड से अपना कॉलेज भी करा था। जब वो जवान थे तो वो अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक में कहीं बार घूमने जाते थे। पर कॉलेज खत्म होने के बाद जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदी। मेरे चाचा जी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन हैं। वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे स्थलों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंगलवार में हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते हैं तो सैटरडे को तेल का दान करते हैं। यू नो, योर टिपिकल रिलीजियस पर्सन। तो कॉलेज खत्म होने के बाद जब उनकी जॉब लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम केदारनाथ होकर आए। तो उनके और उनके दोस्तों ने कुछ प्लान बनाया। मेरे चाचा जी ने तब नई नई गाड़ी ही ली थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 4 लोग यहाँ होकर ही आ जाएं, भले ही कितना भी खर्चा क्यों ना हो। एट दैट टाइम ही डिड नॉट हैव दैट मच मनी, पर उन्हें केदारनाथ जाने का मन था तो वो जाएंगे। वो हमेशा से ही ऐसे हैं और अभी भी ऐसे ही हैं। मेरे चाचा जी को ड्राइव करना नहीं आता था तो उनके एक दोस्त ने गाड़ी चलाने का जिम्मा उठाया। वो लोग निकल पड़े केदारनाथ के लिए और पूरे दर्शन करके 2 दिन वहां रुककर वापस आने लगे पौड़ी को। अब जिनको पौड़ी के बारे में नहीं पता है, मैं इतना बता दूं कि ये एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और हर जगह हरियाली ही हरियाली है। और जितने भी लोग तुम्हें पौड़ी में मिलेंगे वो सब ही बहुत अच्छे दिल के हैं। इतने अच्छे दिल हैं। हमारे किराएदार, हमारे नेबर्स, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और वो कभी भी हमारी किस भी हालत में मदद कर सकते हैं। जब मेरे चाचा जी केदारनाथ से वापस आ रहे थे तो एक पहाड़ के साइड में वो और उनके दोस्त रुक गए पहाड़ की पार्टी करने के लिए। तो वो लोग साइड में उतरे, उन्होंने पीना शुरू करा और वो मस्ती ही कर रहे थे सभी। तभी मेरे चाचा के दूसरे दोस्त ने कहा, अब गाड़ी मैं चलाता हूँ क्योंकि तुम सब ने पी रखी है, तुम्हारे बस का यहाँ से वापस घर जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे चाचा ने कहा ठीक है तुम चला लो। वो सभी गाड़ी में बैठे और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मोड़ के पास एक टूमस्टोन दिखा। जितने भी लोग उत्तराखंड से हैं उन्होंने भी ये देखा होगा कि ऊंची ऊंची रोड से जब किसी की गाड़ी तेज चलने से या फिर मोड़ से गिरने पर मौत हो जाती है तो वहां पर उनके नाम या फिर उन बॉडीज के नाम का एक टूमस्टोन लगा दिया जाता है या फिर वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता है। अब तो ये सिचुएशन इतनी खराब नहीं है क्योंकि सरकार ने यहाँ बैरियर्स लगा रखे हैं रोडों पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कच्ची सड़कों की वजह से और बैरियर्स ना होने की वजह से जब भी यात्री रात में गाड़ी तेज चलाते थे तो ज्यादातर टाइम उनका एक्सीडेंट हो ही जाता था। तो इनमें से ही एक एक्सीडेंट का टूमस्टोन मेरे चाचा और उनके दोस्तों ने भी देखा। अगर मैं इस रोड को डिस्क्राइब करूं तो ये एक सी कर्व में थी जिससे मेरे चाचा जी और राइट साइड को घूमे थे। पहले तो उन्होंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उनकी गाड़ी कुछ 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ी तो वो ही सेम जगह मेरे चाचा जी और उनके दोस्तों को दोबारा दिखी। उन्होंने फिर ये चीज नोटिस नहीं करी, पर हाँ 1 सेकंड के लिए उनके दिमाग में आया कि अभी अभी तो हम यहाँ से गए थे ना। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें डेजा वू हो रहा है, बट अगेन वो लोग सब मस्ती में थे तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बारे में। दोबारा कुछ 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वो टूमस्टोन मेरे चाचा जी को दोबारा दिखा, पर इस बार उन्हें उसके बगल में कोई और आदमी भी दिखा था। मेरे चाचा जी थोड़े घबराए हुए थे पर उन्होंने अपने दोस्तों को ये चीज बताई नहीं। उन्हें लगा कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो चुपचाप रहे।
तभी पीछे से उनके दोस्त ने कहा, अरे भाई, हम तो अभी अभी इस जगह से गए थे ना। तो मेरे चाचा ने उनकी बात में बात मिलाते हुए कहा, हाँ, हमने ये टूम्बस्टोन 2 बार देख लिया है, पर इस बार वहाँ पर कोई आदमी भी खड़ा था। मेरे चाचा जी पीछे मुड़कर बात कर रहे थे, तभी अचानक उनके दोस्त ने, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी का ब्रेक अचानक से लगाया और वो सभी आगे देखने लगे। उन्होंने आगे देखा कि एक छोटा सा लड़का उनके सामने से आ रहा है बीच रोड पर, और अब तक उनकी सारी शराब उतर चुकी थी। ये लड़का उनके सामने से आ तो रहा था, पर लाइट जलने की वजह से और लाइट उसके मुंह पे लगने की वजह से उसका फेस कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे चाचा जी ने इस बात को ऐसे डिस्क्राइब करा है कि उस बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया लिफ्ट मांगने के लिए, पर उसका हाथ बहुत अजीब वे में बेंड था। मेरे चाचा जी और उनके दोस्त एकदम से फ्रीज हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या करना चाहिए। वो लोग सोच ही रहे थे कि क्या बोला जाए या फिर उस बच्चे को क्या रिप्लाई दिया जाए। तभी उन्हें अपने बगल से एक गाड़ी के तेज जाने की आवाज आई। ये आवाज उनके आगे से पीछे की साइड को गई, और जैसे ही ये आवाज उनके पीछे गई, उन्हें किसी गाड़ी के टकराने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बगल से किसी गाड़ी का इस सड़क पर एक्सीडेंट हो गया हो। वो सभी पीछे घूमे देखने के लिए कि ये गाड़ी आखिर गई कहाँ, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मेरे चाचा जी के दोस्त डर चुके थे, तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी भगाना सही समझा। उन्होंने गाड़ी भगा तो ली थी, पर मेरे चाचा ने यह नोटिस करा कि वो छोटा बच्चा वहाँ नहीं था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी चलाते गए, पर अब उनकी गाड़ी स्पीड लिमिट से ऊपर थी। तो मेरे चाचा और उनके दोस्तों को डर भी लग रहा था, पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। जो दोस्त उनकी गाड़ी चला रहा था, उन्होंने कहा कि अपने अपने साइड से कोई चीज पकड़ के रखो, मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ। तो गांव की रोड एकदम मोड़ भरी, वो भी पहाड़ पर। उन सभी को डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो लोग बिना कुछ कहे वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे। 5-7 किलोमीटर बाद उन्हें वो टूम्बस्टोन दिखना बंद हो गया था। तो मेरे चाचा को लगा कि शायद से सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तू ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊं? तो उन्होंने मेरे चाचा से कहा, नहीं, तू बस आगे देख, और अगर तुझे कुछ भी दिखे तो मुझे बताना। ये दोनों ये शब्द बोलने के बाद जब आगे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा उनके आगे से आ रहा है, और वो गाड़ी के इतने पास था कि गाड़ी रोकना मुश्किल था, और गाड़ी की स्पीड की वजह से वो बच्चा उनकी गाड़ी से टकरा गया। मेरे चाचा और उनके दोस्त अब दंग थे। उन्हें लगा कि इन्होंने किसी बच्चे को दबा दिया है। वो सब ही बाहर निकलना चाहते थे, पर फिर अगेन डर की वजह से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे चाचा का दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, वो बहुत कांपने लगा, और उसने मेरे चाचा को बोला, हमने किसी बच्चे को मार दिया है, क्या करना चाहिए? मेरे चाचा जी इन सभी में एज में सबसे बड़े थे, और वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइप के भी थे। तो उन्होंने सबको ये कहा कि तुम डरो मत, मैं देख कर आता हूँ, बस गाड़ी ऑन रखना, और जैसे ही मैं कहूँ गाड़ी भगा देना। मेरे चाचा के दोस्त ने बिना कहे बस सर हिलाकर हाँ कहा, और मेरे चाचा ने दरवाजा खोला। वो गाड़ी से चिपकते पीछे की साइड गए, पर उन्हें अगेन वहां कोई भी बच्चा नहीं दिखा। वो चिल्लाते रहे, कोई है क्या? यहाँ कोई है? हेलो, किसी को कहीं मदद तो नहीं चाहिए? अब चाचा की आवाज सुनकर उनके सारे दोस्तों में हिम्मत आई, और वो गाड़ी के अंदर से ही पीछे देखने लगे, इधर उधर देखने लगे कि कहीं कोई बच्चा तो नहीं गिरा है, पर कोई भी नहीं दिखा उन्हें। मेरे चाचा सोच ही रहे थे कि क्या हुआ, तभी उन्हें अचानक अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिवर आए, और वो गाड़ी में जल्दी से भागकर बैठे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, गाड़ी भगा, जल्दी भगा, और उनके दोस्त ने भी वो ही करा। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी को एकदम टॉप स्पीड में भगाकर जाने लगे। वहां से उन्हें घर पहुंचने में करीब 4 घंटे लगे, पर उन 4 घंटों में किसी ने भी कुछ नहीं बोला, पर थैंकफुली वो सब के सब सलामत थे। मेरे चाचा जी जब मुझे ये कहानी आज भी सुनाते हैं तो वो ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। पर यहाँ कहा जाता है कि जब भी किसी एक ऐसे बच्चे की या किसी एक ऐसे आदमी की मौत होती है जो कि गाड़ी के क्रैश होने या फिर गाड़ी के पहाड़ से गिरने की वजह से हुई हो, तो उनकी आत्मा उस जगह पर घूमती रहती है। इन आत्माओं की शांति के लिए हम पहाड़ी लोग टूम्बस्टोन या फिर मंदिर तो बना देते हैं, पर क्या पता कि उनमें से कितने लोगों को सच में शांति मिलती होगी।
ये जो सेकंड स्टोरी है, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। पहली बार पढ़ने पर इट गेव मी एक्चुअल चिल्स। और इस लड़की से थोड़ा और बात करने के बाद शी टोल्ड मी द एग्जैक्ट लोकेशन। तो पहले मुझे लगा कि ये स्टोरी ऐसे ही है, ये जगह असली नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस जगह की यहाँ पर बात करी जा रही है दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। नाउ द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड इज कि क्या वो सच में एक घर था, और अगर वो घर था तो वहां पे ये अजीब सा रिचुअल क्या था। लेट मी नो योर ओपिनियंस कि ये चीज एक्चुअल में क्या थी। इस स्टोरी में जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने कहीं बार सुने हैं, बहुत सारी दूसरी स्टोरीज में भी। सो इट माइट बी ट्रू, जैसे कि काला जादू होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शी वॉज जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। हेलो श्रृंखल, मैं तमिलनाडु कांचीपुरम से हूँ, और जो कहानी मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ, सच में तुम्हें उसमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बस फिल्मों में होता है। वेल, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कांचीपुरम से हूँ, और अगर तुम यहाँ कभी आए नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ के बारे में एक बात बता दूं। कांचीपुरम में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और मेरा बचपन यहीं बीता है, तो मुझे ऑलमोस्ट इन सभी टेम्पल्स के बारे में पता है। जब मैं छोटी थी, करीब 7-8 साल की, तो मैं अपनी एक दोस्त के साथ हमेशा अपने घर से बाहर खेला करती थी। हमारे बहुत सारे दोस्त थे, छोटे छोटे ही, और हम दूर दूर तक भाग कर जाते थे, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। और हम अपने घर के पास के मंदिरों को हमेशा एक्सप्लोर करते थे। डिस्क्रिप्शन में अगर बताऊं तो यहाँ के मंदिर काफी पुराने हैं, और पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे इन्हें देखना बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता था। वो कैसे बने होंगे, कितने साल पुराने होंगे, किन किन लोगों ने एक एक पत्थर यहाँ रखा होगा, एक एक मूर्ति यहाँ रखी होगी। चीजें सोचते सोचते, इन मंदिरों में घूमते घूमते मैं हमेशा खो जाती थी। कांचीपुरम में कहीं सारे मंदिर तो हैं, पर कांचीपुरम के आउटस्कर्ट्स में कुछ जगहें आर लेफ्ट ऑफ। तुम शायद गूगल भी कर सकते हो और तुम्हें ये दिख जाएगा कि कुछ मंदिर ऐसे लगते हैं जैसे उनका निर्माण तो शुरू हुआ था पर वो पूरे नहीं हो पाए। तो ऐसे ही एक मंदिर या फिर जगह के बारे में मुझे मेरी दोस्त ने बताया। उसने मुझसे कहा कि ये हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और हम मेरे बड़े भाई के साथ इस जगह पर जा सकते हैं। नाउ मेरी मम्मी मुझे कभी भी ऐसी जगह जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। मुझे ये चीज बहुत ढंग से पता थी, तो मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे प्लीज भैया के साथ मेरी दोस्त के घर जाने दो, हम बस खेलेंगे कूदेंगे, और आज मैं उसी के घर पर रहूंगी। पहले तो मेरी माँ नहीं मानी, पर जब उन्होंने देखा कि भैया भी मेरे साथ जा रहे हैं तो उन्होंने इस चीज के लिए हाँ कह दिया, और अब हम तीनों ही कांचीपुरम के बाहर की साइड जाने लगे। मुझे अभी भी याद है उस दिन बहुत गर्मी थी, क्योंकि ये हमारे समर वेकेशन का टाइम था, और उस दिन काफी उमस भी थी। तो भैया मुझे और मेरी दोस्त को छाते के नीचे लेकर जा रहे थे, और खुद वो धूप में चल रहे थे। पहले तो हम गाड़ी से मेन रोड तक गए, पर उसके बाद मेन रोड में गाड़ी खड़े करके मैं, मेरी दोस्त और मेरा भाई जंगल के अंदर घुस गए। जब हम जंगल के अंदर जा रहे थे तो मेरे भैया ने मेरे दोस्त से पूछा कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है। तो उसने मेरे भैया से कहा कि उनके पापा एक दिन इस जगह के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे हमें वहां पर प्लांट बनाना चाहिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरी दोस्त के पापा वाटर लाइन में काम करते थे, और वो हमेशा ऐसे प्लान्स ढूंढते रहते थे जिससे कि पाइप वे घरों तक पहुंचने में इजी हो और स्ट्रेट लाइन हो। तो इसीलिए मेरी दोस्त को हमेशा ऐसी जगहों के बारे में पता रहता था। फिर मेरे भैया ने उससे पूछा, अच्छा तो क्या तुम्हें ये कहानियां सुन के या फिर इन जगहों के बारे में सुन के डर नहीं लगता? तो मेरी दोस्त ने मेरे भाई से कहा, नहीं। क्यों, क्या आप इनसे डर रहे हो भैया? मेरा भाई मुंह फुलाकर दूसरी साइड घूम गया, और हम दोनों आपस में हंसते ही रह गए। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हमें दूर से ही एक दरवाजा दिखा, और ये दरवाजा आजकल की तरह नहीं था। दिस वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग डोर। हम बहुत दूर थे अभी इस दरवाजे से, तो कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर मुझे ये पता था कि इस दरवाजे पे कुछ मूर्तियां बनी हैं, और जिस घर से ये दरवाजा अटैच था वो पीछे से आधा टूटा हुआ है। मैं, मेरा भाई और मेरी दोस्त इस दरवाजे को देखकर खुश हो गए, और हम अब इस घर के पास जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक्चुअली में ये एक घर नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। तो मेरी दोस्त ने एक्साइटमेंट में कहा, देखो देखो, मैंने कहा था ना कि वहां पर एक मंदिर है, मैंने कहा था ना। अब इस मंदिर में पहुंचने तक हमें पहले एक बहुत छोटी सी नहर पार करनी थी, जहां का पानी देखने पर तो ऐसा लगता था कि रुका हुआ है, पर वो एक्चुअल में रुका हुआ नहीं था, वो फ्लो ही करता था। सबसे पहले मेरे भैया आगे गए,
ये देखने के लिए कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है, पर एक छोटे बच्चे को भी ये दिखता था कि नहीं, ये पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं था। तो मेरे भैया ने ये नहर क्रॉस करी, फिर मेरी दोस्त ने ये नहर क्रॉस करी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने ज़मीन से उठकर पहले तो अपनी फ्रॉक साफ करी, पर फ्रॉक साफ करते हुए मुझे ये दिखा कि मेरी फ्रॉक पर एक रेड कलर का धागा चिपका हुआ था। मिट्टी के साथ साथ मैंने उसे अपनी फ्रॉक से बाहर खींचा तो मैंने देखा कि जमीन पर ऐसे कई सारे धागे लगे हुए हैं, और ये सब के सब सीधे लाइन में थे। दैट वॉज वियर्ड, राइट? एक बीच जंगल में भला इतने सारे धागे क्या कर रहे हैं? तो मैंने इन धागों को फॉलो करना शुरू कर दिया, और ये सब धागे एक काले पत्थर से लिपटे हुए थे। मैंने भैया को बताया तो वो भी नहर के दूसरे साइड से आगे बढ़ते हुए अब इस पत्थर को देखने लगे। उन्होंने कहा मुझसे, वहां से हट जाओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। तो मैंने अपने भैया की बात मानकर उनके पीछा करा और नहर पार करने लगी। उस टाइम पे मैंने ये नोटिस नहीं करा था, पर बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे पक्का याद है कि नहर के अंदर भी कहीं सारे लाल धागे थे। पर फिर भी हम सब ने नहर पार कर दी थी, और थोड़ा सा मिट्टी के टीले पे ऊपर चढ़ने के बाद हमें वो घर अब साफ दिख रहा था। और जैसा कि मैंने दूर से देखा था, सच में ये घर पीछे से आधा टूटा हुआ था। मैं, मेरे भैया और मेरी दोस्त अब आगे बढ़ने लगे, पर दोपहर की धूप में भी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लगा। जब हम छोटी छोटी टहनियों के बीच से जा रहे थे तो हमें कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि ये टहनियां आपस में किसी ने बांधी हों। अगेन, एक बीच जंगल में कोई ऐसा भला क्यों करेगा? तो मेरे भैया ने मुझसे कहा कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा आगे देख के आता हूँ। वो आगे गए, और तभी अचानक हमें एक जोर से इस घर से आवाज आई, ये तो एक डमरू है। मैं अपने दोस्त की तरफ मुड़ी डर में, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, भला बीच जंगल में से ऐसी आवाज क्यों? तभी वो कहने लगी, शायद से कोई इस घर के पीछे है और वो जमीन में कुछ रख रहा है। तो अब हमारे भैया की बात ना मानते हुए मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और मैं भी इस घर की तरफ चलने लगी। जैसे जैसे हम पास पहुंचते गए, हमें और मूर्तियां इस घर की दीवार पे दिखने लगी। जैसे तुम लोगों ने भी देखे होंगे ना, कितनी सारी मूर्तियां होती थी पहले जमाने में, दीवारों में कार्व्ड, छतों में कार्व्ड, पिलर्स में कार्व्ड। तो पहले तो मुझे ये मूर्तियां देखकर काफी ज्यादा फैसिनेशन हुआ, पर तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक बड़े घंटे की आवाज आई। मैंने अपनी आंख बंद करके इसे सुनने की कोशिश करी तो अंदर से हमें किसी बाबा जैसे आदमी की आवाज आई जो कि मंत्र पढ़ रहा था। वो कहना क्या चाह रहे थे ये लैंग्वेज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, और उतनी छोटी उम्र में मेरे दिमाग में बस ये था, क्या इन्हें गर्मी नहीं लग रही है? मेरी आंखें बंद थी, तभी मैंने अचानक सुना कि मेरी दोस्त जोर जोर से हंस हंस के यही मंत्र वापस पढ़ने लगी है। वो उठी, कूदी और ताली बजाने लगी, और उसे देखकर मुझे तो हंसी आ गई थी। पर तभी मेरे भैया दौड़ दौड़ कर हमारे पास आए। उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कहा, यहाँ से भागो, यहाँ हमारा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो मुझे लेकर भागने लगे। मेरी दोस्त पीछे छूट गई थी और अब उसकी हंसी रोने में कन्वर्ट हो गई थी। तभी मेरे भैया को याद आया कि हम सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। उन्होंने मेरी दोस्त को भी गोद में पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ते हुए वो वापस नहर की तरफ भागे। जैसे जैसे हम भाग रहे थे तो मेरे भैया के पैर से एक पत्थर फिसला जो कि मिट्टी के टीले से नीचे गिरा, और उससे बहुत जोर की आवाज आई, और इस पत्थर की आवाज के साथ उस टूटे हुए घर से इस बाबा की चैंटिंग और घंटी बजने की आवाज बंद हो गई थी। अब हम तीनों ही बहुत डर चुके थे। मेरे भैया मुझसे बड़े तो थे, पर इतने भी बड़े नहीं कि वो किसी को मार सके या फिर हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो बस उनके दिमाग में यही था कि हमें यहाँ से जल्द भागना है। जैसे ही हम नहर के पास पहुंचे तो मेरे भैया ने 1 सेकंड रुककर इन लाल धागों को देखा, और जब वो अपने राइट में मुड़े तब उन्हें फाइनली ये चीज दिखी कि एक पूरे बड़े पेड़ से ये लाल धागे लिपटे हुए थे। हाँ, ऐसा पूजा में भी करा जाता है कि लाल धागे को पेड़ पे बांधा जाता है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि ये जंगल के बीच में था। यहाँ ना कोई आता था न कोई जाता था। तो आखिर ये सब कुछ किसने करा? घंटियों की आवाज बजना दोबारा शुरू हो गया, पर इस बार ये आवाज दुगनी तेजी से बज रही थी। हर एक घंटी की आवाज के साथ, हर एक डमरू की आवाज के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे नजदीक आ रहा है। नहर से ये घर बहुत दूर था, तो आखिर ये आवाज इतना तेज क्यों आ रही थी? मेरे भाई ने मेरा हाथ छोड़ा, मेरी दोस्त को नीचे रखा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करी जहां से हम आए थे।
तभी अचानक हमारे पीछे से पत्थर फेंकने की आवाज आई। कोई हम तीनों पर पीछे से पत्थर फेंक रहा था। अब तो हम सच में और भी ज्यादा डर चुके थे और हम वहां से जल्दी भागे। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने भैया का हाथ पकड़े रखा और वहां से भागने की कोशिश करी। हम जंगल से बाहर निकले। मेरी दोस्त की चप्पल पीछे छूट चुकी थी, पर हम जंगल से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठे और वहां से वापस घर आ गए। हमने ये सब कुछ मेरे पापा को बताया और उन्होंने कहा कि तुम पहली बात तो वहां अकेले गए ही क्यों। उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि आखिर तुमने ये अलाउ कैसे करा, तो उसने कहा कि इन्होंने मुझसे झूठ कहा, पर अब वो सब कुछ मायने नहीं रखता था। रात बहुत हो चुकी थी तो मेरे पापा ने मेरी दोस्त को उसके घर वापस छोड़ा और करीब 2 घंटे बाद उसके पापा को सब कुछ समझा कर आए। नेक्स्ट डे मेरे डैड और मेरे फ्रेंड के डैड दोनों ही उस जगह गए और उन्होंने पहले से ही पुलिस को डायल कर रखा था कि अगर कुछ हो जाए तो प्लीज हमारी मदद के लिए आ जाना। और फिर जब मेरे डैड वहां पहुंचे तो उन्होंने डिस्क्राइब करा, इस घर में एक काला पत्थर रखा गया था, उसके आसपास सफेद फूल थे, गोल चक्कर में यहाँ टीका लगाया गया था और इस घर के टूटे होने की वजह शायद से किसी आदमी की थी जो कि अपने हाथ से इस घर के पत्थर या तो निकाल रहा था या फिर तोड़ रहा था। मैं 27 साल की हो चुकी हूँ एंड स्टिल आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि आखिर वो जगह थी क्या। एक्चुअली कॉलेज के बाद मैंने एक और बार वहां जाने का ट्राई करा था जब मैं वापस घर गई थी, पर अब वहां सब कुछ नॉर्मली था। हाँ, वो टूटा घर वहीं था, लेकिन वहां अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था एंड वेजिटेशन हैज टेकन ओवर दैट हाउस नाउ। आई वॉज होपिंग कि मुझे वहां कुछ तो काला पत्थर या फिर ये लाल धागे दिखेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आई जस्ट रियली वांट से थैंक्स टू माय ब्रदर, क्योंकि अगर उस दिन वो हिम्मत नहीं दिखाते तो न जाने हम दोनों के साथ क्या हो जाता। इवन एज अ किड ही प्रायोरिटाइज्ड माय लाइफ ओवर हिज एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी गाइस। एंड अगेन, अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे शेयर करनी है देन देयर इज अ Gmail ID इन माई डिस्क्रिप्शन। प्लीज यूज दिस फॉर्मेट टू सबमिट योर स्टोरी, क्योंकि लास्ट वीक मैंने ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज पढ़ी। देयर वर 1600 स्टोरीज और मैंने सारी की सारी पढ़ी। सो या सबमिट दोस्त टू मी। वेल, आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड आई होप दैट यू आर हेल्दी एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।